Hello my dear students, this is Mukesh sir. Good morning to all of you. I am once again here with another poem of class 12th and the poem is Song of Myself. Let us start the poem Song of Myself written by Walt Whitman. Walt Whitman from 1819 to 1892. The People's Poet is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. मीन्स वॉल्ट विटमैन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये लोगों की पोएट कहे जाते हैं, पीपल्स पोएट, एंड इस तरीके की शायद ही इस तरीके की लिटरेरी फिगर, इस तरीके के पोएट अमेरिका ने इससे पहले देखा हो अपने यहाँ एक मीनिंग आया हुआ है इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक का क्या मतलब हुआ? इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब हुआ इफ़ यू से समवन इज इंडिविजुअलिस्टिक you mean that they like to think and do things in their own way rather than copying others. खुद के स्टाइल में चीज़ों को व्यक्त करना, that is called individualistic, means original way में, unique way में, particular way में. He began working as a carpenter before his 12th birthday. He also worked as a painter, teacher and editor and was volunteer nurse during the Civil War. पोएट खुद के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कारपेंटर के रूप में भी काम किया है, वे टीचर भी रह चुके थे, एडिटर, और जब उनके यहाँ सिविल वॉर चल रही थी, सिविल वॉर गृह युद्ध उनके यहाँ जब चल रही थी, तब उन्होंने वॉलेंटियर नर्स के रूप में भी काम किया था। वॉलेंटियर नर्स कहने का मतलब हुआ कि जो बिना कोई वेतन का काम करे उसे बोला जाता है वॉलेंटियर नर्स। तो इस तरीके के काम वे कर चुके थे। विटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। आज जितने सारे हम पोएम पढ़ते हैं विटमैन की, इनकी पोएट्री में एक ख़ास बात यह है कि ना ही आपको इनके पोएम में कोई रिदम मिलेगा और ना ही आपको राइमिंग स्कीम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये फ्री हैंड से ही लिखते हैं और फ्री हैंड में आपको राइमिंग स्कीम कुछ भी इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट यहाँ पे आया है कलेक्शन ऑफ पोएम के लिए, एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855, 1885 ईस्वी में उन्होंने खुद के ही खर्च पे अपने पोएम को ये पब्लिश किया था। हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड इन फर्स्ट। पहली बार तो जब उन्होंने इस तरीके से फ्री हैंड से जब ये लिखे, ना ही कोई इसमें राइमिंग स्कीम थी, ना ही कोई रिदम था, तो लोगों को उतना पसंद नहीं आया, रास नहीं आया। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विलियम हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन। यहाँ तक कि मैं आपको बात बता दूँ कि जब इन्होंने अपनी पोएम्स की जो कलेक्शन थी उससे जब पब्लिश करवाया और जब लोगों ने इसे पढ़ा तो लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों को कैसा लगा? ऑब्सीन टाइप में। ऑब्सीन मीन्स डिस्गस्टिंग टाइप में, पसंद नहीं आएगा। इसके कारण क्या हुआ कि इसका रिजल्ट ये भी देखने को मिला कि ये जिस भी न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे वहाँ से उन्हें अपनी जॉब खोनी पड़ी, हाथ धोना पड़ा। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। सन 1881 में बहुत सारे एडिशंस ये निकाल चुके थे, तो फिर एक पब्लिशर की नज़र उन पे पड़ती है, उनके पोएम पे, लीव्स ऑफ ग्रास को। वो फाइनली क्या करते हैं, इच्छा जताते हैं कि चलो मैं प्रिंट करता हूँ। और मज़े की बात क्या है कि अनसेंसर्ड बोले तो विदाउट एनी कट, बिना एनी कट का मैं आपके पोएम को प्रिंट करता हूँ। Translations of this collection were enthusiastically received in Europe, but
विटमैन रिमेन रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। जब इनकी पोएम्स का ट्रांसलेशन किया गया, ट्रांसलेशन करने के बाद जब इसे यूरोप के लोगों ने पढ़ा तो वहाँ उन्हें काफ़ी एप्रिसिएशन मिली, लेकिन इनके खुद के देश में अमेरिका में वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो वो चाहते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism। जब इनकी निधन हुई तब जाकर के अमेरिका के लोगों ने वो एप्रिसिएशन दी जो वो चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो जिस तरीके से ओरिजिनलिटी के साथ लिखते थे, इनोवेटिव एक्सप्रेशन के साथ लिखते थे, एक नयापन ला करके, वो अमेरिकन इंडिविजुअल इन अमेरिकन सोसाइटी में आज भी देखने को वो मिलती है। इस कारण जब उनकी डेथ हुई, उनकी निधन हुई, तब जाकर के वो इज्जत सम्मान उन्हें मिली। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम टैप्स। उनकी बहुत सारे रचनाएं हैं, उनमें से वर्क्स में से यहाँ रचना होता है, उनमें से 2 रचना काफ़ी अच्छा माना जाता है, वो है लीव्स ऑफ ग्रास एंड drum taps। Let us start the poem Song of Myself। I celebrate myself, sing myself, I and what I assume you shall assume, for every atom belongs to me as good belongs to you। Means इन 3 लाइनों की मदद से पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद ही गाता हूँ, सिंग माई सेल्फ, खुद ही सेलिब्रेट करता हूँ एंड खुद के लिए सेलिब्रेट करता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं एज्यूम करता हूँ, एज्यूम मीन्स समथिंग दैट इज ट्रू। व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, आप भी वही एज्यूम करते हैं। फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। जिस तरीके से मैं बना हूँ, मेरी उत्पत्ति हुई है, जिस तरीके से मैं हूँ ठीक उसी तरीके से आप भी हैं। फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी, जो भी एटम मेरे को बिलोंग करती है ठीक उसी तरीके से वो आपको भी बिलोंग करती है। मीन्स मैं कभी भी खुशियों के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता हूँ, खुद ही गाता हूँ, खुद ही सेलिब्रेट कर देता हूँ, और जिस तरीके से मैं एज्यूम करके चलता हूँ, मानता हूँ, ठीक उसी तरीके से आप भी करते होंगे। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same. I, now 37 years old, in perfect health begin, hoping to cease not till death. Creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are but never forgotten। इन लाइनों की मदद से पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, आइए जरा जानते हैं। यहाँ पे एक वर्डिंग आया है लोफ, LOAFE। लोफ का मतलब होता है टू वॉन्डर एमलेसली, बिना कोई एम का, जहाँ कहीं मन हो ऐसा घूमने का तो आप जा सकते हो, उसी संदर्भ में लोफ वर्डिंग का यूज़ होता है, टू वॉन्डर। पोएट कहना चाहते हैं कि मैं, और एक और वर्ड यहाँ पे आया हुआ है सोल। सोल का यहाँ का क्या मतलब हुआ, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि मैं और मेरी अंतरात्मा, ऐसा समझ लीजिए, मैं और मेरी अंतरात्मा दोनों जब कभी भी जहाँ चाहती है वहाँ घूमते हैं मज़े से। एट माई ईज़ मीन्स अपनी आराम पसंद की सुविधा के अनुसार, चाहे वो गर्मियों के मौसम में घास सूखे घास पे घूमना हो, उसका आनंद लेना हो, हर वो चीज़ करता हूँ जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं किसी के दबाव में या किसी के कहे के अनुसार अपनी ज़िंदगी नहीं जीता हूँ, बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होकर के मैं जीता हूँ अपनी लाइफ को। आगे बोलते हैं पोएट,
माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड formed from this soil this air। पोएट बोलते हैं कि मेरी ये जो आप शरीर देख रहे हो, ये हर एक कण, हर एक रक्त का कण इसी मिट्टी से मिलकर बना हुआ है और मैं इसी खुली हवा में जीता हूँ और जीऊँगा। थोड़ा सा यहाँ पे पोएट पैट्रियोटिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बोलते हैं बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम। क्या मतलब हुआ? मैं जिस तरीके से अपने पेरेंट्स से जन्म लिया उसी तरीके से मेरे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से जन्म लिया और उनके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से जन्म लिया। ये एक प्रोसेस है। इस तरीके से जिस तरीके से मेरी हुई है जन्म, ठीक उसी तरीके से आपका भी जन्म हुआ होगा, ये कहना चाह रहे हैं हिडनली रूप से। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अब मैं आज 37 ईयर्स का हो चुका हूँ और मैं सही स्वस्थ रूप में हूँ और मैं यही होप करता हूँ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं यही मानकर चलता हूँ कि मृत्यु तक ठीक मैं इसी तरीके से हेल्दी वेल्दी रहूँगा, पूरा तरीके से चंगा भला रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा। ये मान करके पोएट कहना चाह रहे हैं कि मैं ये मानकर चलता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँगा, परफेक्ट हेल्थ बिगिन रखूँगा और अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से जीता रहूँगा जिस तरीके से आज मैं जी रहा हूँ। क्रीड्स एंड schools in avians, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy। कभी ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे क्रीड का मतलब हुआ धर्म, संप्रदाय, और स्कूल मतलब अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक थॉट, एक तरीके के खास तरीके के विचारधारा। तो ये पोएट ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी भी पंथ संप्रदाय को नहीं मानता हूँ, मैं फ्री रहता हूँ, ना ही मैं किसी खास तरीके की थॉट्स में बिलीव करता हूँ, मैं खुद में जीता हूँ। इन एवियंस में इन सभी चीज़ों को एक समय के लिए क्या कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ, और आपको भी ऐसा करना चाहिए। जब इन्होंने ये बात कही तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, लोगों ने काफ़ी इनका विरोध किया था। तो आगे ये बोलते हैं रिटायरिंग बैक a while sufficed what they are but never forgotten। ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप जिस भी पंथ संप्रदाय के हैं कोई दिक्कत नहीं, आप मानिए, लेकिन इस बात को भी मत भूलिए कि सबसे बड़ी धर्म तो मानवता ही होती है। आप उस चीज़ को ख्याल रखिए। क्यों? आगे कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं मानकर चलता हूँ, हार्बर मीन्स अज्यूम और बिलीव, मैं ये मानकर चलता हूँ और कि गुड और बैड दोनों चीज़ें समाज में एग्जिस्ट करती है। एंड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, हर वो हज़ार्ड में मैं परमिट करता हूँ, मैं बोल सकता हूँ बिना किसी परेशानी का, बिना कोई डर भय का। मैं जो सच है वो सच बोलता हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, बिना कोई ये चेंजिंग का, मैं जो सच है वो सच में बोलता हूँ, चाहे वो जैसा भी हो। दिस वॉज योर ऑल योर पोएम। एंड पूरी की पूरी पोएम में पोएट इंडिविजुअल होकर के बातें करते हैं, सब्जेक्टिव बातें करते हैं। सब्जेक्टिव बातें मीन्स आगे के क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपको मिलेंगे, वहाँ पे मैं चर्चा करूँगा। तो ये था आपकी की पूरी पोएम। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। Dear students, let us see some true and false statements. Number 1, the poet enjoys himself and sings for the self। क्या पोएट खुद enjoy करते हैं और खुद के लिए गाते हैं? Yes, it's true. Second, the poet is different from others। क्या पोएट दूसरों से अलग है? Yes, it's true. Third number, the poet discards नेचर्स ब्यूटी? नो, इट इज़ फॉल्स। ये डिस्कार्ड तो नहीं करते हैं। नंबर 4, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज़ द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स? यस, इट्स ट्रू। द पोएट इज़ एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर थॉट्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स? नो, इट्स फॉल्स।
द पोएट हैज़ ओवरकम हिज ग्रीड. यस, इट्स ट्रू. Now let us see some question and answers. The very first question is, who is the speaker in this poem? इस poem में speaker कौन है? And you know very well, वॉल्ट विटमैन इस कविता के स्पीकर हैं. दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाउ ओल्ड इज़ ही? वे कितने साल के हैं या उम्र के हैं? वे 37 ईयर्स के हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डज द स्पीकर यूज़ यू ट्वाइस? 2 बार स्पीकर यू वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एंड यू कैन गेट दिस आंसर इन दीज 3 लाइन्स. यहाँ एक बार यू शब्द का इस्तेमाल हुआ है और एक यू शब्द का इस्तेमाल यहाँ हुआ है. एंड द आंसर इज, फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू. क्या मतलब होगा कि जिस तरीके से मेरी उत्पत्ति हुई, जिस तरीके से मैं बना हूँ, कुछ उसी प्रोसेस से आप भी बने हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुछ इस तरीके से कि स्पीकर यू शब्द का इस्तेमाल 2 बार इसलिए करते हैं कि हर मानव में एक चीज़ की समानता है, वो है ब्लड की. राइट. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी? क्या मतलब होता है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, हार्बर एंड हजार्ड इज मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम की थीम क्या है? तो आंसर होगा, इस पोएम की थीम इंडिविजुअलिस्टिक है. यह हमें एकता का संदेश देती है, वननेस का. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन यू मी एंड यू? किस तरीके से कवि स्पीकर हमारे और आपके बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है? तो आप इस तरीके से आंसर देंगे कि पोएट कहते हैं कि हमारे और आपके बीच 2 चीज़ कॉमन है. वो फर्स्ट है जिस तरीके से मैंने जन्म लिया अपने पेरेंट्स से और खून भी सेम है मेरे और मेरे पेरेंट्स की, उसी तरीके से आपने भी जन्म लिया अपने पेरेंट्स से और आपका भी और आपके पेरेंट्स का खून सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर? समर में पोएट क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो पोएट समर में स्पाइक ऑफ ग्रास को ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट नंबर 8, व्हाट हैज़ फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड? स्पीकर का ब्लड किससे बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऊपर के लाइन में देखें, क्या लिखा हुआ है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड. हर वो एटम मेरे ब्लड की किससे बना हुआ है? फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर. यानी इसी मिट्टी और इसी हवा से मेरी ब्लड बनी हुई है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज ही होप टू डू? पोएट यहाँ क्या होप करते हैं करने के लिए? तो पोएट वही काम को करना चाहते हैं जो लास्ट तक, अपनी ज़िंदगी की लास्ट समय तक कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड्स? क्या चाहते हैं क्रीड से? तो इन द एब्सेंस ऑफ क्रीड, ऐसा समझ लीजिए कि जब बिना कोई क्रीड की हमारे लोगों के प्रति क्या थॉट होती है, यही जानना चाहते हैं पोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट? ही वांट्स टू स्पीक एट एवरी हजार्ड. नाउ लेट अस सी सम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ समरी ऑफ द पोएम. समरी लिखना बहुत ही आसान होता है, जैसा मैंने आपको हिंदी बताई है, आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट लेट अस सी सेकेंड नंबर, व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन 2 ह्यूमन बींग्स? दो ह्यूमन बींग्स के बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती है,
इस बात के ऊपर पोएट ध्यान खींचना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि पोएट दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच बहुत सारे सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। पहली तो ये है कि सभी मनुष्य एक ही जरिए से जन्म लेता है, खून भी एक समान रंग का होता है। जब भूख लगती है तो सभी लोग खाना भी खाते हैं, चाहे वो जो भी किसी भी व्यक्ति का पसंद हो नापसंद हो, पर खाना सभी खाते हैं। सभी कपड़े पहनते हैं, हर आदमी ज़िंदगी में शांति चाहता है। इस तरीके से कई और वेज हैं जो दो ह्यूमन बीइंग्स को एक समान बनाता है।